Hello, good afternoon. वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। एक्चुअली हमारा 10 लेक्चर हो चुका था। जो कोर्स हमारा चल रहा था, चैप्टर चल रहा था 11th केमिस्ट्री का, जो नीट और जेई दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट था, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था। केमिकल बॉन्डिंग में 10 लेक्चर में ऑलरेडी आप लोग को बता दिया हो गया था। उसमें हमारा क्या चल रहा था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। थोड़ा लेक्चर मैं डिले थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा लेट बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट कुछ वर्किंग था, उसके लिए थोड़ा डिले हुआ। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 7 एक्चुअली हम लोग कर चुके थे स्ट्रक्चर। 8, 9 और 10 स्ट्रक्चर, मतलब 10 स्ट्रक्चर और करते हैं। उसके बाद एक रूल आएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा। उसमें जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे उसको गलत बताया जाएगा, बट अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो 7 लेक्चर हम लोग देख लिए थे, SO4 तक हम लोग देख लिए थे, SO4, SO4 2-। तो आज SO3 गैस का देखते हैं, उसके बाद CO3 2- का देखते हैं, PO4 3- का देखते हैं। जितने भी लोग मोस्ट प्रोबेबली देख रहे हैं ये लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ से एक्चुअली ठीक है, वहाँ तो बच्चे देखते ही हैं, बट यूट्यूब पे मैं इसलिए अपलोड करता हूँ कि जो बच्चे नहीं कहीं से कोई लेक्चर देख पाते हैं, लाइक वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि वो इतना लाइक पेमेंट कर सके कि वो लेक्चर इस लेवल का देख सके, तो उस लेवल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो आज SO3 तक का देखते हैं। तो सबसे पहले एक रूल था हमें कि SO3 का निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते थे। SO3 ये क्या है, गैस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, QT। फिर से मैं एक बार स्टेप बता देता हूँ आप लोग को, क्या निकालते थे, QT, टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन यस में कितना होता है, 6 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 प्लस O3, 3 एटम्स हैं किसके, ऑक्सीजन के, तो 3 × 6। और इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 6 + 3 × 6 क्या हो गया, ये 24 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे, दूसरा स्टेप हमें था कि हमें ये पता करना था कि सेंट्रल एटम क्या होगा। सेंट्रल एटम का हम आसानी से जिसको CN मैं बोल रहा था, बार बार सेंट्रल एटम लिखूंगा नहीं। इसको निकालने का तरीका था कि लोएस्ट नंबर ऑफ एटम जो रहेगा, लोएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो जो लोएस्ट नंबर में रहेगा एटम वही क्या रहेगा आपका सेंट्रल एटम, या जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है वो रहेगा, ठीक है। मैं बताया था ऑलरेडी आपको। तो सेंट्रल एटम इसमें क्या हो गया, सबसे कम क्या है, सल्फर, तो सल्फर ही सेंट्रल एटम। तो हमें अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे, सल्फर ये हो गया आपका 3, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, O और O, ठीक। ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या करते थे हम लोग, थर्ड स्टेप इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 2 × नंबर ऑफ बॉन्डिंग। फिर से मैं फार्मूले सारे बता रहा हूँ, 2 × नंबर ऑफ बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना है, 3 है, तो 2 × 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जो बॉन्ड पेयर के हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। फोर्थ, मतलब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 4 और 2 6। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। नाउ कोई भी डाउट है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। 6। फोर्थ स्टेप इज दैट कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको QT बोलते हैं माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड दोनों ही ये निकाले हुए हैं। QT कितना है, 24, दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, सो 18 इलेक्ट्रॉन इज, दैट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, मैं बार बार एक ही चीज़ आप लोग को समझा रहा हूँ, या तो ये लोन पेयर के रूप में यूज होगा, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में ही रहेगा, या ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड या
ट्रिपल बॉन्ड बनाने में काम करेगा। लेकिन सबसे पहले ये किसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? ये सबसे पहले जो ऑक्टेट अगर कंप्लीट करेगा तो ये करेगा जो कॉर्नर एटम है, तो ये कॉर्नर एटम पे ही पहले आएगा। समझ गए आप लोग? तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ आएगा? कॉर्नर पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन सबके पास। एक्चुअल में इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 6 ही होते हैं ऑक्सीजन के। तो सबके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, है ना? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 6 2 2 4 और 2 6, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक काम देखिए आप लोग, इसमें फॉर्मल चार्ज तो आएगा नहीं। एक चीज़ क्या है कि अब अगर आप देखोगे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने को देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ऑक्सीजन के एटम है, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। 6 2 8, 6 इलेक्ट्रॉन 2 ए, 6 इलेक्ट्रॉन 2 ए, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन एटम के पास, मतलब कॉर्नर एटम का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। बट आपका सेंट्रल एटम का देखो वो क्या है? सल्फर। तो सल्फर के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, है ना? एक चीज़ और, फिफ्थ कि जो सल्फर का होता है, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी सल्फर की क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी ये क्या होती है? 2 4 और 6। और कोई भी एटम है वांट इन मैक्सिमम कोवैलेंसी, वो हमेशा किस में रहता है? मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहेगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी में होने से ही उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी में कब होगा? अभी इसकी कोवैलेंसी क्या है? 3 है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इसकी कोवैलेंसी ना 1 2 3 ही है, तो 3 तो होगा नहीं। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? वो इसको डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, 3 है, तो 3 और हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी आराम से हो जाएगा, है ना? मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 का मतलब क्या है? ये क्या करेगा? ये तो अभी सही नहीं है, इसको सही करने के लिए क्या है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी आना पड़ेगा, मतलब इसका कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 6। तो ये जो सल्फर है इसके पास अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहेगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी सल्फर, मतलब इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी होगी? 6। तो अब ये अगर रूल देखो, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इनके पास से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इनके पास से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक अलग अलग से डबल बॉन्ड, सबके पास क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो अब इसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चलेगा। सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो चलेगा। तो अब ये स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगा? ये सल्फर रहेगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये, भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है 4। 2 डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 2 4। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8। और सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 4 8 4 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कोई बात नहीं, सेंट्रल एटम के पास अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है सल्फर, इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है? 6। ये स्ट्रक्चर इसलिए बना क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 है सल्फर की, तो ये एक अच्छा स्टेबल लाइक कंपाउंड है, इसलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया SO3 का। आप लोग को जो देखने में लगता है कि बहुत इजी है, जो आप लोग 9th और 10th में पढ़ लिए थे कि ये तो SO3 का ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो कैसे बनता है? ये है, इस तरह से बनता है, इतना कुछ फार्मूला लगता है तब जाके बनता है, ठीक है। तो ये SO3 हो गया। हाँ, कोई भी डाउट हो तो एक बार ज़रूर आप लोग हाँ कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए। इसमें इस लेक्चर में ही मुझे चल रहा है अभी और लाइव ही हूँ मैं, ठीक है। चलो SO3 देख लिया हम, इसमें तो फॉर्मल चार्ज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फॉर्मल चार्ज का
आप लोग कॉन्सेप्ट मत भूल जाना। नेक्स्ट CO3 2 माइनस, नौवां हो गया हमारा 9th CO3 -2। अब देखो CO3 -2 है, तो सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें QT निकालना। Q टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के वैलेंस शेल में, प्लस 3 × 6। अब ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए। हाँ, बार बार मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा नहीं। ऑक्सीजन के 3 एटम है तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस चार्ज को जोड़ते हैं और पॉजिटिव चार्ज को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन 4 + 18 + 2 तो 24 इलेक्ट्रॉन QT। ठीक। सेकेंड स्टेप सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो सब नंबर में कम रहता है, तो कार्बन इज सेंट्रल एटम। तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा, एक कार्बन हो गया, इसके पास ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें फॉर्मल चार्ज भी आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस चार्ज भी है। थर्ड इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड पेयर में। फोर्थ इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो पिछली तरह ही अब इसके ऊपर क्या बना दो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में काम आता है, या तो वो लोन पेयर में ही रहेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और फर्स्टली ये कॉर्नर एटम के पास ही उसके ऑक्टेट का कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इनको डिवाइड कर दो। आपको YouTube पे अगर 2 मिनट में पढ़ाया जा रहा है लेविस डाटा स्ट्रक्चर, तो उसको आप तुरंत छोड़ दें आप, क्योंकि 2 मिनट में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है। 1-1 घंटे का मैं लेक्चर बना रहा हूँ, है ना, इतनी मेहनत हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए। हाँ, कि मैक्सिमम लोगों को ये लेक्चर यूटिलाइज हो सके, मैक्सिमम लोग इसको देख सके। ठीक है। अब ये तो हो गया। चलो अब देख लो, कार्बन का कोवेलेंसी मैक्सिमम कितना होता है, 4 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 ही है। तो काम बनेगा क्या, इससे तो काम बनेगा नहीं। ठीक है। अब 5 मैं देखो स्टेप बाय स्टेप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। अगर आप इस तरह से नोट बनाते हो तो बाद में जैसे क्या है, आप लोग पढ़ोगे, उसको देखोगे, समराइज करोगे, तो पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे भेज दूँ तो पता नहीं चलेगा ये यहाँ पे आ गया क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए था। ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन लाइक कार्बन के पास भी हो जाएगा, लेकिन ये भी हमें जानना है कि यहाँ तो जाएगा, ठीक है, बट इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन की 3 नहीं होती है, 2 और 4 होती है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, कार्बन कोवेलेंसी क्या होगी 4, और इससे क्या होगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट शुड कंप्लीट, इससे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, है। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये कार्बन है, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है। तो देखो अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ये हो गए। तो सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, कॉर्नर एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या अब ये स्ट्रक्चर सही है, क्या ये स्ट्रक्चर हमारा सही है, सही हो गया? नहीं सही है भाई, अभी निगेटिव चार्ज है। तो अब हमें 6वां स्टेप करना होगा, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, अब फॉर्मल चार्ज जिसको मैं बोलता था F.C. अब एक चीज़ मैं बताया था कि सेंट्रल एटम के पास मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं रहता। वो मैं आपको प्रूफ करके भी बता दिया था कि किस तरह से नहीं होता।
और डबल बॉन्ड के पास भी कभी भी आपका निगेटिव चार्ज नहीं रहता, तो बचा कौन, ये और ये, इसी के ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो थर्मल चार्ज से निकाल भी सकते हो, एक मैं बता भी दूंगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि निगेटिव, मैं लिख भी देता हूँ, निगेटिव चार्ज नेवर बी ऑन सेंट्रल एटम, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे रहता है, ध्यान रखो। सेंट्रल एटम ए, बी क्या है कि इन डबल बॉन्ड एटम नेवर बी निगेटिव चार्ज। तो दो चीज़ तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। वो फॉर्मल चार्ज भी मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। तो ये कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन तो खत्म हो गया। जैसे मैं अगर एटम की बात करूँ, फर्स्ट मान लो ये है, सेकंड मान लो ये है, थर्ड इज दैट, फोर्थ इज दैट, तो थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, दो निगेटिव चार्ज है तो दो फर्स्ट और सेकंड पे आ जाएगा। तो इस तरह से होता है ना। लेकिन मैं एक बार आपको फॉर्मल चार्ज निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहला अगर है फॉर्मल चार्ज, अगर मैं 7वां स्टेप अगर मान लो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम फर्स्ट, तो एटम फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एटम जो है ये वाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितना है, ऑक्सीजन में माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके साथ कितने हैं, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, यही फार्मूला है। तो इस ऑक्सीजन में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 ही है ना। अरे भाई लोन पेयर भी 6 ही बचे, किसके साथ पेयरिंग नहीं किया है। बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 2/2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, -1। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आया, निगेटिव, फॉर्मल चार्ज से। सेकेंड, पहला एटम हो गया, सेकेंड ऑक्सीजन की बात करो तो इसमें भी ऐसा ही होगा, सेम होगा ना भाई। देखो सिंगल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड पेयर में 2/2, तो इस पर भी -1 हो गया, तो इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज। अब अगर आप थर्ड एटम की बात करते हैं, थर्ड एटम पे क्या है, फॉर्मल चार्ज, ये क्या है, कार्बन। तो कार्बन के निकालोगे तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 ही होते हैं, 4-। अब इसके बाद क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे बॉन्डिंग कर लिए हैं, 0 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 4 8, तो 8 बटे क्या होगा, 2, तो 4 - 4 = 0। समझ में आ गया। तो आपके सेंट्रल एटम के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, मतलब निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, नॉट आई एम सेइंग दैट कि इसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा, बट निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, 0 चार्ज हो गया। फोर्थ क्या है आपका, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड है इसके ऊपर, तो इसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 4/2, तो 6 - 6 तो 0। समझ में आ गया। तो जो चीज़ मैं यहाँ लिख दिया था वो प्रूफ भी हो गया, तो बार बार मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा, ऑलरेडी 10 बार प्रूफ कर चुका हूँ मैं, जितने स्ट्रक्चर बनाए सब में यही बताया मैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर हो गया। तो डबल बॉन्ड और सेंट्रल एटम पे कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, सेंट्रल एटम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, डबल बॉन्ड पे कोई चार्ज नहीं रहेगा डबल बॉन्ड एटम के साथ। फर्स्ट और जो सेकेंड है उसी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। तो फॉर्मल चार्ज से भी हम लोग देख लिए कि कहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है। चलो ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर नंबर 9, दैट इज द CO3-2, ठीक है। तो कोई भी अभी भी कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो उसको आप लोग पूछ लो, हाँ। तो साथ साथ आप अगर करते चलेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको, क्योंकि क्या है कि इकट्ठे आप अगर लेके बैठोगे सारे सब्जेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओनली केमिस्ट्री इज़ द
की ऑफ द सक्सेस, बट आपका वेटेज कम समय में आप ज़्यादा नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो, है ना। तो ये आप यहाँ से करते चलोगे तो आपके लिए हमेशा के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट PO3, लास्ट पर नॉट लीस्ट -3, ठीक है। इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना है, Q निकालना है, QT। फर्स्ट इज QT, दैट इज वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने, 5 फास्फोरस के, प्लस 4 × 6। अरे भैया कहाँ से हुआ भाई, ये तो इतना समझना चाहिए। नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को सब्सट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव चार्ज था इसलिए ऐड कर दिया, तो 5 + 24 + 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 32। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 32। अब सेकेंड नंबर इज दैट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो लीस्ट इन नंबर होते हैं, तो फास्फोरस इज सेंट्रल एटम, ठीक है। तो फास्फोरस सेंट्रल एटम हो गया, तो हमें स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना पड़ गया। 4 ऑक्सीजन के एटम है भाई, हाँ, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, दैट इज द ऑक्सीजन। नाउ थर्ड हमें क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, 4 है। तो कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। फोर्थ नंबर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 32 इलेक्ट्रॉन - 8 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज द 24 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बार बार एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले किसके लिए काम आएगा, सेंट्रल एटम, सॉरी कॉर्नर एटम के लिए, सेंट्रल एटम के लिए नहीं, कॉर्नर एटम। और ये कॉर्नर एटम में या तो ये क्या करेगा, लोन पेयर में ही रहेगा, या ये क्या करेगा, सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। बार बार एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 24, तो 6 सबको बांट दो भाई। इसके बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते भी हैं, 6 और 6। देखो इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपका फास्फोरस का मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है, उससे भी पता चलेगा कि फास्फोरस मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना सकता है। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कोई भी एटम कितना बना सकता है, दैट इज कोवेलेंसी, है ना। देखो ये तो हो गया, क्या अब ये स्ट्रक्चर सही है। देखो अगर आप देखोगे, अगर आप पहले दिमाग होता आपका जब 9th-10th में रहते तो सोचते कि ये स्ट्रक्चर सही है, यहीं तक सही भी माना जाता, क्योंकि हमें क्या देखना था कि सेंट्रल एटम और आपके कॉर्नर एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। पहली बात तो यही होती है। तो आप देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास भी है और 8 इलेक्ट्रॉन जो कॉर्नर एटम है ऑक्सीजन उनके पास भी है। बट ये क्या सही है, नहीं सही है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, स्ट्रक्चर ये सही नहीं है। अभी 5वां स्टेप क्या करना है कि फास्फोरस शोइंग कोवैलेंसी क्या शो करता है, या तो 3 या तो 5। अब भाई 4 है, ना तो 3 है ना तो 5 है, तो क्या करेगा, ये 5 कोवैलेंसी शो करेगा। तो क्या ये जो ऑक्सीजन है ये इसके 2, इसका जो पेयर में नॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन उसको ले लेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया फास्फोरस, दिस पेयरिंग विद डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब देख लो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, 5। 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ही रहती है इसकी। मैक्सिमम कोवैलेंसी रहेगा तभी क्या रहेगा, ये स्टेबल भी रहेगा, ठीक है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास दिस इज द 6th इलेक्ट्रॉन, नाउ इट हैज़ आल्सो 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखेंगे आप लोग कि कॉर्नर एटम तो फुलफिल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेंट्रल एटम का देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, ये 4 हो गए, 6 हो गए, 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, चलेगा। तो सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, बट उसका कोवैलेंसी जो होना चाहिए वो तो आपका मैक्सिमम ही रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, -3 चार्ज। अब बार बार मैं फार्मल चार्ज बताऊंगा नहीं, बहुत टाइम हो गया हाँ ये सब चीज़ समझाते हुए। अब क्या करना है, हमें एक चीज़ करना है कि नेगेटिव चार्ज देखना है। तो मैं क्या बताया था कि डबल बॉन्ड के पास जो एटम होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है और सेंट्रल एटम के पास नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। अगर आप बोलेगा कि प्रूफ करके बताओ तो फार्मल चार्ज निकालने का जो मैं फार्मूला बताया हूँ वैसे आप निकाल लेना, ठीक है, वो ऐसे आप निकाल लेंगे। तो 3 नेगेटिव चार्ज है तो एक इस पे आ जाएगा, सेकंड वन इज देयर, थर्ड वन इज देयर, क्योंकि डबल बॉन्ड पे भी नहीं आएगा, सेंट्रल एटम पे भी नहीं आएगा। ये फार्मूला होता है, आप लोग निकाल लेना। 10 बार मैं एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका PO3 -2 तक हो गया है ना। तो ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा पूछे तो वो बात की बात है, बट आपका पूरा जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है वो इसमें क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, आएगा तो आप लोग कर सकते हो क्योंकि मैंने इतना कुछ बता दिया है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी के भरोसे नहीं रहना है, आप लोग मेहनत करोगे तभी होगा कुछ, अदरवाइज मुश्किल होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, जो लेक्चर है, सॉरी टॉपिक है VBT। VBT इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी यही है ना। अब ये वैलेंस बॉन्ड थियरी है क्या क्या यूज़ है उसका, है ना, किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हमें सबसे पहले जानना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर हम VPT की बात करें कि ये थ्योरी दिया कौन था, तो एक बात को ध्यान रखना, इसको दिए थे पाउलिंग एंड स्लेटर। तो इतना ध्यान रखना कि इसको देने वाले जो थे पाउलिंग एंड स्लेटर थे, ठीक है। इस पर क्या बोला गया था, है ना, इसका क्या मतलब था, इस VBT का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था क्या। एक्चुअल में जो हम लोग अभी VBT पढ़ शायद LDS पढ़ रहे थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसका एक अपडेट वर्जन है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था, सिंपल सा क्या था कि मान लो 2 एटम A और B हैं, ठीक है। इन एटम में आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे कि सेल होता है, सब सेल होता है, ऑर्बिटल्स होता है। इसमें क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं ऐसे भी समझा रहा हूँ, ये एटम्स एक दूसरे के पास इतने आ जाते हैं, मतलब ये जो एटम्स है एक दूसरे के क्या है, बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, नियर टू नियर। अब क्यों आते हैं मैं बता रहा हूँ, वो बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं। मैं क्यों बताया कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि मिनिमम एनर्जी में रहना चाहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी में रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के लोएस्ट एनर्जी सेल में रहना चाहते हैं। तो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते रहते हैं। क्लोज आने से क्या होता है, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, मान लो ऑर्बिटल O1 है, ये O2 है, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, एक तरह से ऐसे बात करें। अब ये कितना होते हैं, लेस देन 50%। 50% है लेस ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। उससे ज़्यादा पास करेंगे तो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा मामला ही सब, मतलब एक दूसरे को दूर भगाने लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं एटम्स को बहुत ज़्यादा पास आने से, ठीक है।
अब ये पास आते हैं तो ओवरलैप करते हैं। जब ओवरलैप करते हैं मतलब ऑर्बिटल से एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब ये ऑर्बिटल्स मान लो ये है, एक दूसरे को क्या किए, एक दूसरे को, ये मान लो 1s है और ये भी 1s है, एक दूसरे को टच कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। अब ओवरलैप कर देते हैं तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने लगते हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होने लगता है। और जब ये शेयरिंग होता है तो इससे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब वो क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक तरह से ये थ्योरी है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी, मैं आप लोग को समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने लगता है, ऑर्बिटल्स के एक दूसरे, एटम्स के एक दूसरे के पास आते हैं तो ऑर्बिटल्स उसके अंदर रहते हैं, ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप होने से उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो उससे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दिया है ना। देख लो, पिछले क्लास का नॉलेज, पिछले क्लास का जो स्टडी है आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आती है ना। तो 9th और 10th बहुत बेस है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, टॉक अबाउट हाउ टू टू एटम्स, मैं बीबीटी के बारे में बता रहा हूँ। टॉक अबाउट हाउ टू टू एटम्स, हाउ टू टू एटम्स comes near to each other, near to each other and their orbitals, and for this their orbitals overlapping each other, overlapping each other, एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, ओवरलैपिंग ईच अदर। एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं एंड शेयरिंग ऑफ electrons, hence forming covalent bond। ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दिया। अगर कोई पूछे तो आप ये बिल्कुल बता सकते हो, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा किताबी भाषा रहेगा तभी आपका सही रहेगा। मैं बहुत देसी तरीके से बताया हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ अगर आप चाहो तो। एटम्स के ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक दूसरे के इतने पास आए कि एक दूसरे के इतने पास आए कि, ठीक है, उसके ऑर्बिटल्स एक दूसरे को, उसके ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, ओवरलैप कर ले, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने लगे। शेयरिंग करने से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए। बहुत आसान भाषा में समझ गए ना आप लोग कि एटम्स के ऑर्बिटल्स, एटम्स के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के इतने पास है कि, मतलब वो पास कब आएंगे कि एटम्स
जब क्लोज आए, एक दूसरे के क्लोज आए तो उसके ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आएंगे। तो ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप करने से उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ही है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लगे। उस शेयरिंग होने से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। दैट इज द थियरी ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया ना, बहुत इजी भाषा में मैं समझा दिया। ठीक है, अब देखो इसके कुछ टर्म है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आपको तो समझ में आ ही गया कि क्या होता है इसमें। कि पहली बात कि एटम्स, क्या मैं बताया इसमें वीबीटी में, देखो इसमें पहली बात क्या है कि और एटम्स comes near to each other। जब comes to each other हुए क्या हुआ, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग। अब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड, forming of covalent bond, forming of covalent bond, that is the VBT, simple। ठीक, हाँ 3 आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैं आप लोग को बता दिया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है वो भी हम लोग कर लेते हैं। देखो इसमें ही आपको सारा समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि इसको दिया कौन था, पॉलिंग एंड स्लेटर। केमिस्ट्री में ऐसा रहता है कि हमारे इंडिया का कोई योगदान ही नहीं है, लेकिन ऋषि कड़ाद कितने लोग थे जिनकी अब किताब भी गायब है, हिस्ट्री में ही नहीं है, ख़त्म है सब बात है। चलो इसमें तो 3 टॉप चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। कि पहले तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की थियरी है, तो हमें इसमें पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ अगर आप लोग को पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, रियल चीज़ बताइए वीबीटी के थ्रू, तो हम क्या बताएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड is covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals अब मैं बता दिया ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं तो बनता है कि कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों बनता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है। इतना पता चल गया ना, पता, तो वो बार बार मैं नहीं लिखवाऊंगा। सेकंड क्या है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन विल ओवरलैप। ओनली हाफ फिल्ड orbitals with electrons of opposite spin will overlap। अब देखो ओवरलैपिंग का हमें टर्म एंड कंडीशन भी मिल गया कि ऑर्बिटल्स तो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सेकंड, अब ये होगा कब, ये ओवरलैपिंग होगी कब, क्या इसका लाइक कंसर्न है कि
हाफ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तभी है ना कि डबल उसमें फील्ड इलेक्ट्रॉन है तब भी होगा। आपको भी पता था कि इलेक्ट्रॉन उसी में से आता है जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी नहीं, लाइक अब्सेंस होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कम एक इलेक्ट्रॉन हो। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो पेयर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा। तो वही है कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन विल ओवरलैप, मतलब तभी तो ओवरलैपिंग करेगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन ही एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे मैं बताऊं 1s है, ये भी 1s है, ठीक है, 1s1 है, 1s1 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर मैं 1s2 बोल दूँ, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? एक दूसरे को अगर आसपास आए तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे ओवरलैप। ओवरलैप कब करेगा? जब इसके पास इस तरह के इलेक्ट्रॉन हो, 1s1 1s1, तो ये ओवरलैप करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे। सेम स्पिन है, इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसमें क्या है, स्पिन सेम। तो स्पिन पे सेम नहीं होना चाहिए। अगर स्पिन सेम रहा तब भी ओवरलैप नहीं करेगा। थर्ड थिंग, 1s1 मान लो, ये 1s1, ये स्पिन यहाँ है और ये स्पिन अपोजिट, तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट स्पिन। देख लो ये ओवरलैप करेगा क्योंकि इसमें स्पिन क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या है, स्पिन अपोजिट। तो जब स्पिन अपोजिट रहेगा तो वो क्या करेंगे, ओवरलैप। इतना ध्यान रखना। तो सेम स्पिन नेवर ओवरलैप, ऑक्टेट कंप्लीट है तब भी ओवरलैप नहीं करेगा, हाफ फील्ड रहना चाहिए। ये क्या है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन। तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन भी ओवरलैप नहीं करेगा, सेम स्पिन भी ओवरलैप नहीं करेगा, अपोजिट स्पिन हाफ फील्ड रहेगा तभी ओवरलैप करेगा। और ये क्या है, अपोजिट तो है ही स्पिन और क्या है, हाफ फील्ड है। देख लो, आपको मैं एक छोटी छोटी लाइन को मैं कितना एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, है ना, बहुत एनर्जी लगती है। तो थोड़ा आप लोग भी इसको सीरियसली समझिए। हाँ, थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन। अब जो ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग of orbitals must be less than 50%। ओवरलैपिंग जो होती है ऑर्बिटल्स को मस्ट बी लेस देन 50% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम 50% से जैसे ही एवब गए तो क्या होगा, इसके रिवर्स में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस नियर टू ईच अदर, टू ईच। न्यूक्लियस जब एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा। जब रिपल्सन होने लगेगा तो क्या, एटम्स एक दूसरे के दूर जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे तो हमारा बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो हमें बॉन्ड बनाना है, तोड़ना नहीं है। तो इसलिए 50% से कम ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओवरलैप, ठीक है। फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्सटेंट्स ऑफ ओवरलैपिंग, extents of overlapping decides the strength of bond, strength of bond। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, IIT JEE का बहुत फेवरेट चीज़ है।
क्या बोला, एक्सटेंट्स ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा है, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, इतना ध्यान रखना। जितना ही कम स्ट्रेंथ होगा उतना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो कमज़ोर बॉन्ड होगा, स्ट्रेंथ उसका कम होगा। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड मतलब तेज़ी से बंधा हुआ है, इसलिए तो एक दूसरे के पास है, लेकिन बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। 50% से जैसे ही काम है फिर से रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पास भी नहीं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। सिंपल भाषा में जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी, और उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा। फेवरेट चीज़ है ये ITJ का, तो ध्यान रखना। हाँ, तो आपका एक्सटेंट्स ऑफ, एक फार्मूला हम लोग लिख देते हैं कि एक्सटेंट्स ऑफ ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जाहिर सी बात है ना यार, ज़्यादा बड़ा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, तो मतलब क्या है कि वो एनर्जी कम है, उसको बांधने की एनर्जी कम है, इसलिए एटम दूर दूर है, लेकिन 50% से नज़दीक भी ना चाहिए। और जितना ज़्यादा एटम के पास, न्यूक्लियस के पास चार्ज है, उतना ज़्यादा तेज़ी से खींचा है तो उसका बॉन्ड उतना ही छोटा रहेगा। तो जितना छोटा बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी और उतना ही ज़्यादा ओवरलैपिंग। तो ये फार्मूला आप लोग हमेशा हमेशा के लिए बी रिमेंबर, याद रखना है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ, हमें जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। पांचवा क्या है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये दो टाइप का होता है, टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अब ये कौन कौन सा होता है हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक में होता है, मैं बता ही देता हूँ, ए और बी दो भाग में बांटा गया है। एक में होता है हेड ऑन, हेड ऑन मतलब हेड टू हेड कनेक्शन, मतलब ऐसे हेड ऑन, इसको अगर सिंपल भाषा में बोलें तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसी को बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। बी है, बी को बोलते हैं आपका पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, या इसको बोलते हैं साइडवेज, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, बताऊंगा मैं किस तरह से, ठीक है। जो हेड ऑन है वो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, और पैरेलल में पाई बॉन्ड होता है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड हो गया, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जानना हमें। अब देखो क्लीन चीज़ स्टार्ट हो रही है, अब इससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग इससे पहले का जो भी लेक्चर है ना, अब देखो 5 टॉपिक तो बता दिया मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, कौन दिया था वो मैं भी बता दिया, और इसमें जो पॉइंट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे वो भी मैं आप लोग को समझा दिया।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ओवरलैपिंग हम लोग देख रहे थे, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा था, वो दो टाइप का होता है। एक तो हेड ऑन, हेड टू हेड, जैसे इस तरह से हेड टू हेड है, एक साइड बाय साइड है, इस तरह से साइड बाय साइड, या उसको बोले तो पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, एक दूसरे के पैरेलल है, साइड बाय साइड है, उसको पार्स बोलते हैं हिंदी में, पार्स, या इसको बोल लेटरल ओवरलैपिंग, है ना, उसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। तो ये लेटरल ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड होता है, हेड ऑन में एक्सियल में सिग्मा बॉन्ड होता है। तो साइड बाय साइड, लेटरल बाय लेटरल हो गया, पैरेलल हो गया, और पहला क्या हो गया, हेड ऑन, सीधे एक्सियल, मतलब जो एक्सिस टू एक्सिस होता है उसको बोलते हैं आपका पाई बॉन्ड, इसमें बनता है, और इसमें पाई पैरेलल में, और इसमें हेड ऑन में सिग्मा। तो ये अभी तो शुरुआत है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ चीज़ें और देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जितना भी आप लोग को, आज लेक्चर काफ़ी बड़ा था, तो आप लोग एक काम करना कि जितना मैं पढ़ाया, अब अभी 10 लेक्चर जो पीछे पढ़ा चुका हूँ तो ठीक है, लेकिन 11th लेक्चर और वेटेज आपके IIT JEE में मैक्सिमम नंबर जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से आते हैं, VVT से, VSCPR से, हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको मैं बताऊं, केमिस्ट्री का एक तरह से हार्ट है ये चैप्टर, एक लाइक आपका केमिकल बॉन्डिंग, एक पीरियडिक टेबल। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप केमिस्ट्री पढ़ो ही मत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एनी डाउट इफ़ यू हैव, प्लीज़ लाइक शेयर योर कमेंट। थैंक्स।